हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनफिल्टर्ड यूपीएससी। स्वागत है आप सभी का अनफिल्टर्ड यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाई यील्डिंग टॉपिक फॉर द प्रीलिम्स 2026. अब in this particular video we are going to discuss the important governor generals and their फंक्शंस एंड देयर इवेंट्स। जो भी इवेंट्स इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स के अंदर हुए हैं, अब हम उनको स्टडी करेंगे और अपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एंड दिस इज अनफिल्टर्ड यूपीएससी 1's टेलीग्राम चैनल। यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर पीडीएफ फ्रॉम हियर। तो आ जाइए सब लोग अनफिल्टर्ड यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पर और यहां से अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं हमारे वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग स्टार्टेड फ्रॉम 1772 टू 1785। सबसे पहले टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज द वन हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद रखना है। उसके पहले आपको यह भी याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज पास्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। एंड 1783 में जो रंगपुर दिहांग का पीजेंट रिवेलियन हुआ था बंगाल में, वो भी इनके टाइम पे हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और फार्मिंग सिस्टम एज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वैरन हेस्टिंग इन बंगाल। अब इसमें होता क्या था बेसिकली कि फार्मिंग आउट लैंड, जो लैंड होती थी उसको हाईएस्ट बिडर को दे दिया जाता था। उससे उनको ये मतलब नहीं होता था कि उनका जो लैंड रेवेन्यू है वो वापस आएगा या नहीं आएगा। उनका मतलब होता था केवल और केवल हाईएस्ट बिडर को लैंड रेवेन्यू के लिए ठेका दे देना, ये इसका मतलब होता था। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी इनके टेन्योर में ही पास हुआ था। और ही वॉज द वन हु एबॉलिश्ड द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इन 1772। दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको याद रखना है कि इन्हीं के टेन्योर में 1776 में मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बाय विलियम जोन्स। ये भी आपको याद रखना है। इसको बोला गया द कोड ऑफ गेंटूज लॉज, ये आपको याद रखना है। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फॉर्म किया, वो भी इनके टेन्योर में ही हुआ। फतवा ए आलमगीरी भी इनके टाइम पर ही ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में, ये भी आपको याद रखना है। और जुडिशरी में इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए। इन्होंने क्रिमिनल और सिविल जुरिस्डिक्शन कोर्ट को बाइफरकेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। इसमें इन्होंने दीवानी कोर्ट और फौजदारी अदालत दोनों अलग अलग स्टैब्लिश किए और सदर दीवानी और सदर निजामत स्टैब्लिश करी गई अपीलेट कोर्ट जो कि कलकत्ता में थी। आपको यह याद रखना है। उसके साथ अगर आपने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जिक्र होता है कि सुप्रीम कोर्ट हम स्टैब्लिश करेंगे, जिसको स्टैब्लिश किया गया 1774 में कलकत्ता में अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ एलिजा इम्पे। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखने वाली चीजें हैं। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो कहते हैं उसको इन्हीं ने इंप्लीमेंट किया था इंडिया में, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो कलकत्ता मदरसा है जो 1781 में फाउंड हुआ था, वो भी इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था फॉर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक पर्पस के लिए, ताकि सब लोग पर्शियन समझ सकें, पर्शियन सीख सकें, क्योंकि वही उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज हुआ करती थी। इंग्लिश वॉज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज एट दैट टाइम, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। And it was Warren Hastings under whose leadership they fought the first Anglo-Maratha War in 1775 to 1782, and Treaty of Salwai of 1782 was signed during his tenure. That is also to be remembered. और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तो हम देख ही चुके हैं, इसका फाउंडेशन हुआ सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में, ये भी आपको याद रखनी है। फिर चार्ल्स विल्किंस ने ट्रांसलेट किया भगवत गीता को इंग्लिश में, ये भी आपको याद रखना है ना। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू वैरन हेस्टिंग। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है वो है 1786 से लेकर 1793 तक।
आपको ये बात याद रखनी है कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये अपने हाथ जलाकर आए थे, मतलब ये वहां पर लीडर थे, ये वहां पर जनरल थे और इनके ही लीडरशिप में अमेरिकन ने वॉर को जीता। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया में समझ पाएंगे। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बिकॉज he took away the judicial powers from the district collectors and he appointed DMs for judicial functions. He was the one who bifurcated DC and the DM. तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके साथ साथ मुझे याद रखना है कि he introduced the Cornwallis Code of 1793 to implement the separation of power principle. And it was during Cornwallis period the convenated civil services of India started and they later came to be known as Indian civil services। जो हाई क्लास की सर्विसेज होती थी, डीएम, डीसी, आईपीएस, जो भी हाई क्लास की एसपी, ये सब जो सर्विसेज थी उनको कोवेनेटेड सर्विसेज कहा गया, हाई क्लास सर्विसेज कहा गया। रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793 भी इनके टाइम में पास हुआ। उसमें क्या हुआ कि इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया गया। कैसे कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी टेस्टिमनी दे सकते हैं मुस्लिम के अगेंस्ट में इन क्रिमिनल केसेस, तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ इन्होंने 4 सर्किट कोर्ट भी स्टैब्लिश किए जो कि प्रिसाइड करेंगे यूरोपियन जजेस के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। एंड ही वॉज द वन हु अपॉइंटेड द एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो आप एसपी को आज जानते हैं वो इन्होंने ही अपॉइंट किए थे, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इनके टाइम में हुआ वो था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793, जो कि जॉन शोर की रिपोर्ट पर इंप्लीमेंट किया गया। और ये था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन उड़ीसा, इन बिहार एंड इन बंगाल। द 19% ऑफ इंडियन लैंड ये इसमें इंप्लीमेंट किया गया। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है 1790 से 1792, जिसमें आपके टीपू सुल्तान को हरा दिया जाता है, वो भी इनके टेन्योर में ही फाउट की गई थी। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम ऑफ 1792 इनके टाइम पर ही साइन हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। संस्कृत कॉलेज जो बनारस में है, जो कि 1791 में बना, उसको फाउंड किया गया जॉनथन डंकन ने। जॉनथन डंकन उसको फाउंड करते हैं, पर किसके टाइम पीरियड में करते हैं, किसकी गवर्नर जनरलशिप में करते हैं, वो हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं हमारे टाइगर, बंगाल टाइगर, लॉर्ड वेलेस्ली। फ्रॉम 1798 टू 1805 ही वॉज द वन हु क्रिएटेड द मद्रास प्रेसिडेंसी, आपको ये याद रखना है। उसके साथ साथ इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को स्टार्ट किया। सब्सिडरी अलायंस के जो फाउंडर हैं, जो रियल फादर हैं, वो हैं आपके फ्रेंच कंपनी के एक इंपॉर्टेंट गवर्नर। वो आप मुझे नाम बताइए उनका कमेंट सेक्शन में, क्या है उनका नाम। आपके लिए हिंट मैं छोड़ देता हूं, हिंट है ये आपके लिए हिंट है ना। अब आप मुझे बताइए कि क्या है। फिर उसके बाद इन्होंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें की, सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने लाइफ पीरियड में टीपू को हराया और उनको जो है डेथ सेंटेंस दी 1799 में। तो ये आपको याद रखना है कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी इनके टाइम पर ही हुई थी। उसके साथ साथ ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 विद पेशवा वाज आल्सो ड्यूरिंग अंडर लॉर्ड वेलेस्ली, तो ये भी आपको याद रखना है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी इनके टाइम में हुआ है, ये भी आपको याद रखनी है। फिर उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रेसिडेंसी और द गवर्नर जनरलशिप ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके साथ साथ मुझे याद रखना है कि जो सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी है वो कब और किसने साइन की थी। सबसे पहले किसने की, सबसे बाद में किसने की। सबसे पहले की आपके हैदराबाद के निजाम ने, फिर की आपके मैसूर के रूलर्स ने, फिर तंजौर के, फिर अवध के, फिर मराठाओं के पेशवा बाजीराव टू ने, फिर बंसलों ने की, फिर बेरार ने की, फिर सिंधियाओं ने की। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। फिर जो लेटर राजपूत थे उन्होंने कैसे साइन किया
किया, उनकी क्या वो क्रोनोलॉजी थी, सबसे पहले जोधपुर, फिर जयपुर, फिर मचेरी, फिर बूंदी, फिर भरतपुर। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। जो, जई, भा, भू, मा, इस तरीके से आपको इसकी क्रोनोलॉजी बनानी है और इसको याद रखना है। उसके बाद है आपके लॉर्ड मिंटो वन। वाई लॉर्ड मिंटो वन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ही साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1809 विथ रंजीत सिंह ऑफ पंजाब। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिवर सतलुज को एक नेचुरल बाउंड्री मान लिया गया दोनों अंपायर्स के बीच में। ये आपको लॉर्ड हेस्टिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या है? 1813 से लेकर 1823 तक इनका टाइम पीरियड है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है जो इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले ही वॉज द वन हु वॉज परसुइंग द विक्टोरियन इंपीरियलिज्म, तो दैट यू शुड रिमेंबर कि भाई विक्टोरियन इंपीरियलिज्म क्या है। विक्टोरियन इंपीरियलिज्म का मतलब ये है जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने अब बोला है कि अब आपको एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करनी है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इन द बोथ वेज, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इन्होंने एंग्लो नेपलीज वॉर भी फॉट की थी, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने ट्रीटी ऑफ सगुली इन्होंने साइन की थी आफ्टर डिफीटिंग दी गोरखा लीडर अमर सिंह, तो ये भी आपको याद रखना है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बाद पेशवाशिप को खत्म कर दिया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपको याद रखना है कि जो मराठा वॉर हुई थी वो पिंडारीज के अगेंस्ट हुई थी, पिंडारी वॉर भी उसको बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और पिंडारी लीडर कौन थे? पिंडारी लीडर थे करीम खान, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? थॉमस हिस्लॉप ने इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया था, ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ एक ट्रीटी साइन की गई थी राजा ऑफ सिक्किम के साथ इन 1817, और उसमें क्या हुआ था डिसीजन? उसमें डिसीजन हुआ कि जो टेरिटरी है मेची रिवर एंड तीस्ता रिवर के आसपास वो कंपनी को दे दी जाएगी। आज भी आपको पता है तीस्ता रिवर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आप हर चीज को कनेक्ट करिए। अब कनेक्शन का टाइम आ चुका है, प्रीलिम्स के टाइम पे कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरलिंकेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड अक्रॉस सब्जेक्ट। आपको बिटवीन सब्जेक्ट भी करना है और विद इन सब्जेक्ट भी करना है, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड आर्महेस्ट। आर्महेस्ट का टाइम पीरियड क्या है? 1823 से लेके 1828 तक। बस इनका एक ही इंपॉर्टेंट रोल है, भूटान के साथ जो फर्स्ट बर्मीज जो वॉर हुई है उसके साथ में जो उन्होंने वॉर लड़ी है बर्मा के साथ। बर्मा क्या है? बर्मा है आपका म्यांमार, जो म्यांमार का एंशिएंट नेम या फिर पुराना नाम बर्मा है, तो ये आपको याद रखनी है। और ट्रीटी कौन सी साइन की है इन्होंने? ट्रीटी साइन की है ट्रीटी ऑफ याउदाबो, ट्रीटी ऑफ याउदाबो इन 1826 विद लोअर बर्मा, तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ इन्होंने भरतपुर जो स्टेट था उसको कैप्चर किया था 1826 में, ये भी आपको याद रखना है। फिर हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल हैं उनका टाइम आ गया है। अब वो हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, विच वाज बिटवीन 1828 टू 1835। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये? सबसे पहले इनके टाइम में 1831 में खोल रिबेलियन हुआ था छोटा नागपुर में, जो कि एक ट्राइबल रिवेलियन था जो बिहार में हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनको काफी बेनिवोलेंट गवर्नर जनरल माना जाता है, दयालु, है ना, जो दयालु होते हैं वो माना जाता है। इट वॉज ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेंटिक द सती वॉज बैंड और रेगुलेशन ऑफ 1829 वॉज पास्ड, जो कि राजा राम मोहन रॉय ने जिसके लिए प्रयास किया था। इसके साथ इन्होंने जो ठगी की प्रैक्टिस थी उसको भी कर्टेल किया 1830 में अंडर द कैप्टन विलियम स्लीमान के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है।
एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन की जो कमिटी बनी थी, आपको पता है एजुकेशन की जो कमिटी बनी थी, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी या फिर ओरिएंटल लैंग्वेज रहेगी, या फिर ओरिएंटल स्टडीज होंगी या फिर इंग्लिश या फिर साइंटिफिक स्टडीज होंगी। और उसकी फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी वो हुई थी आपकी 1835 में, और उसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकाले, और उसको क्या बोला जाता है? मैकाले मिनट बोला जाता है। उसमें क्या डिसीजन हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज और जो आपकी नेचुरल साइंसेज हैं उनको करिकुलम में ऐड किया जाएगा। अब आपकी साइंटिफिक स्टडी होगी, ओरिएंटल स्टडीज नहीं होंगी। इसके साथ विलियम बेंटिक ने फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन किया। इन्होंने पहला इंडिया का मेडिकल कॉलेज खोला कलकत्ता में, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने एनेक्स किया नेटिव स्टेट्स ऑफ मैसूर को 1831 में, चाचर को 1832 में, जैंतिया को 1832 में, कुर्ग को 1834 में, इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि 1856 के आसपास कौन सा ऐसा स्टेट था जिसको मिस गवर्नेंस के रूप में अनेक्स किया गया था? ऑप्शंस में आपको दे देता हूं। आपके ऑप्शंस है, पहला है आपका झांसी, दूसरा है आपका मराठा, और तीसरा ऑप्शन है आपका अवध, और चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसमें से किसको एनेक्स किया था इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस इन 1856। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके साथ साथ इन्होंने जुडिशरी में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। क्या रिफॉर्म्स किए कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को यूज किया, जो केसेस होते थे उसको वर्नैकुलर लैंग्वेज में लाए, और इंग्लिश वाज आल्सो पार्ट ऑफ कोर्ट लैंग्वेज, ये भी इन्होंने इंश्योर किया। कोडिफिकेशन स्टार्ट हुआ इंडियन लॉज का, एक कमीशन बनाई गई मैकाले के अंदर जिसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी, और उसके बेसिस पर इंडियन पीनल कोड 1860 बनाया गया था। अभी आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो आईपीसी है उसको हमने चेंज कर दिया है। अब आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताएंगे कि बीएनएस का फुल फॉर्म क्या है और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था, है ना, क्योंकि अब ये चेंज हो चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने एक नई प्रोविंस क्रिएट की जो कि प्रोविंस ऑफ आगरा थी 1834 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है वो भी इनके टाइम पर ही आया था। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या था, इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। क्या है इसमें यह था कि कोई भी इंडियन सब्जेक्ट वॉज नॉट टू बी वेयर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस, है ना। अब इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया था कि आप भी जो भी पब्लिक ऑफिसेस हैं उसको होल्ड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं वो हैं हमारे लॉर्ड हार्डिंग ऑफ 1844 टू 1848। अब इसमें क्या याद रखना है? सबसे पहली बात कि पहली एंग्लो सिख वॉर इनके टाइम में हुई थी और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी, ये आपको याद रखना है। दूसरा, जो प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी था वो इसके टाइम पीरियड में ही एबॉलिश हुआ था 1843 में, ये भी याद रखना है। जो फीमेल फीटिसाइड था वो तो आपका बेंटिक ने एबॉलिश किया था, पर फीमेल इन्फेंटिसाइड वो आपका 1843 में प्रोहिबिट किया गया था अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ द लॉर्ड हार्डिंग। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का टाइम पीरियड क्या है? 1848 से लेकर 1856 तक। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ 1853। 1853 का एक्ट आपको पता है कि वो पास हुआ था, उसके अंदर ये गवर्नर जनरल थे। इनकी एक बहुत पॉपुलर पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके अंदर यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा? यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी इंडियन स्टेट ने अगर सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन की हुई है,
किसी भी इंडियन स्टेट ने, और उसका कोई नेचुरल एयर नहीं है, मतलब उसका नेचुरल सक्सेसर नहीं है, या फिर मतलब ये कहें कि मेल सक्सेसर नहीं है, नेचुरल एडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मेल सक्सेसर नहीं है तो उसके टेरिटरी को ब्रिटिशर्स अपने अंदर एनेक्स कर लेंगे। ये इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले कहाँ जो आपका इंप्लीमेंट हुआ, सातारा में, उसके बाद जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर भागत, फिर उदयपुर, और फिर झांसी में 1853 में, और नागपुर में। हम लोग सुनते हैं रिबेलियन ऑफ झांसी, झांसी की रानी का रिबेलियन, पर बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाकी और जगह भी इंप्लीमेंट हुआ था, सातारा में भी इंप्लीमेंट हुआ, जैतपुर में भी हुआ, संबलपुर में हुआ, भागत में हुआ, उदयपुर में हुआ, और नागपुर में भी हुआ। तो आपको सब कुछ याद रखना है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से डलहौजी ने बहुत सारे काम किए, जैसे कि एक सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है, और उन्होंने जो गैंग्स की जो गंगा की कैनाल थी उसको कंप्लीट करवाया 1854 में, और इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाया, है ना। इतने सारे काम किए हैं आपके डलहौजी ने, है ना, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव के पर्पज से। और इनके ही टाइम पर वुड्स डिस्पैच को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहलाता है, 1854। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या था, बेसिक चीजें इसमें ये थी जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, जब हमने कमिटीज वाली चीजें पढ़ी थी तो उसमें हमने इसको डिटेल में समझा था। अब इसमें हमने क्या क्या समझा था। सबसे पहली बात, जो स्कीम है वो एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल तक होगी। जो एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे वो प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक की होगी। उसके साथ साथ में ग्रांट इन एड प्रोवाइड किया जाएगा, और हम यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करेंगे, और इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा फॉर हायर क्लासेस के लिए। और ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर ये इसका प्रोविजन था, जिसको बाद में जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो कि लॉर्ड मकाले ने जो चेयर की थी, उसके अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था। उसके साथ आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज वॉज अंडर दी डलहौजी। सबसे पहली जो लाइन बनी थी बॉम्बे टू थाने, वो अप्रैल 1853 में बनी थी, जो कि डलहौजी के टाइम पे बनी थी। ये आपको याद रखना है। जो डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ हुआ वो भी इनके टाइम पे हुआ, फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा। ये भी आपको याद रखना है। नया पोस्ट ऑफिस का एक्ट भी इन्होंने ही इंप्लीमेंट किया 1854। ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी 1848 से लेके 49 तक हुई, जिसके बाद पंजाब को अनेक्स कर लिया गया और शिमला को समर कैपिटल बना दिया गया और आर्मी का हेडक्वार्टर बना दिया गया। और इन्हीं के टाइम पीरियड में विडो रीमैरिज एक्ट को, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया गया 1856 में। ये भी आपको याद रखना है। अब मुझे आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर आपने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाला जो लास्ट लेक्चर है वो अच्छे से देखा है, तो मुझे आप ये बताइए कि जो विडो रीमैरिज एक्ट है उसमें किसका बड़ा योगदान था। इंडिया में कौन से वो आपके रिफॉर्म लीडर्स थे जिसका रोल बहुत बड़ा था। सबसे पहला आपके लिए जो ऑप्शन है वो है राजा राममोहन रॉय। दूसरा जो ऑप्शन है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तीसरा जो ऑप्शन है आपके लिए देवेंद्र नाथ टैगोर। और चौथा ऑप्शन है आपके लिए नन ऑफ दी अब। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता लगाना है इसमें कि जो बर्मा था उसका एनेक्सेशन कब हुआ, उसका फाइनल एनेक्सेशन कब हुआ, तो वो भी इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ याद रखना है कि जो गोरखा रेजिमेंट, जो आज इतनी पॉपुलर रेजिमेंट है अपनी इंडियन आर्मी में, उसको रेज किया था डलहौजी ने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डलहौजी ने बहुत सारे काम किए हैं जो आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। पोर्ट्स ऑफ इंडिया वर थ्रोन ओपन टू कॉमर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया के जो पोर्ट्स थे उसको पूरी दुनिया के लिए इन्होंने ही खोला। ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है जो संथल रिबेलियन हुआ उसको भी इन्होंने ही सप्रेस किया। और रिलीजियस जो डिसेबिलिटी एक्ट है 1850 का, वो जिसको लेक्स लोकी एक्ट कहा जाता है, वो भी इनके टाइम में पास हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें इसका मतलब क्या है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट का मतलब क्या है।
दिस एक्ट वॉज पास्ड टू फैसिलिटेट रिलीजियस कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी। ये स्टेट बैक्ड एक्ट था, है ना, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता था कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए तो आपको राइट टू इनहेरिट मिलेगा, मतलब आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हो। अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हो क्रिश्चियनिटी में, या फिर आप क्रिश्चियनिटी से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट करते हो, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। ये आपको याद रखना है। अब एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है गवर्नर जनरल्स में। अब 1856 के बाद एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। वो ड्रास्टिक चेंज क्यों आएगा? क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद चीजें एकदम चेंज हो जाएंगी। 1858 का जो इंडिया का एक्ट आएगा उसमें चीजें बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब वो डायरेक्ट आपकी कंपनी थी वहां से हटके सीधे क्वीन के पास जा रहा है। और क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में कौन होगा? क्वीन का इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव होंगे वाइस रॉय, लॉर्ड साहब। ये इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे क्वीन को। तो इसलिए अब चीजें बदलने वाली हैं। पहले गवर्नर से गवर्नर जनरल बने, फिर गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, फिर अब बनेंगे वाइस रॉय। ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। और जो आपको मुझे ये बताना है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, उसका आपको मुझे बताना है। ऑप्शंस में आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन है वैरन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिक, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी। अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। फिर आपको मुझे बताना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन बने। इसमें भी आपके लिए ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके लिए लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा ऑप्शन है आपके लिए नन ऑफ दी अबव। अब आप मुझे इसका भी बताइए। और पहले वाइसरॉय भारत के कौन थे ये भी आप मुझे बताइए, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो मेन चेंजेस आए हैं 1857 के रिवोल्ट के बाद, तो पहले जो वाइसरॉय हैं भारत के, ब्रिटिश इंडिया के, वो हैं लॉर्ड कैनिंग, जिसका टाइम पीरियड है 1856 से लेकर 1862 तक, जो कि भारत के पहले वाइसरॉय बनेंगे, जो कि ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद बने हैं। ये आपको याद रखना है। इसके साथ मुझे याद रखना है कि जो इंडिगो का रिवोल्ट बंगाल में हुआ 1859 से 1860 में, जिसके बारे में दीन बंधु मित्र ने अपनी किताब में नील दर्पण में लिखा है कि किस तरीके से जो किसान थे उनके साथ बर्बरता की गई, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया गया, उसका वर्णन इस बुक में आपको मिलता है। ये यूपीएससी ने पूछी हुई है। ये बुक दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखी है। ये आपको पता होना चाहिए। इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था बंगाल में, उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये इंडिगो रिवोल्ट, ये बंगाल की बात हो रही है, एक इंडिगो रिवोल्ट जो है आपका बिहार में भी हुआ है। अब बिहार में कौन सा हुआ है ये आपको मुझे बताना है। 1917 में हुआ था, जो कि गांधी जी ने उसको लीड किया था। अब गांधी जी ने क्या लीड किया था, आपके लिए एक हिंट छोड़ देता हूं। उस रिवोल्ट का नाम है सी से, उस जगह का नाम है सी से, और उसका रिवोल्ट का नाम भी सी से ही स्टार्ट होता है। तो आप मुझे बताइए कि वो रिवोल्ट कौन सा है। वो रिवोल्ट भी इंडिगो से ही रिलेटेड है। उसके साथ साथ इसी टाइम पीरियड में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को इनेक्ट किया गया, जिसमें पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाई गई, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे ब्रिटिश सरकार में। ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ एक इंडिया काउंसिल बनाई गई, जिसमें 15 मेंबर्स होंगे, और उसको चेयर कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही उसको चेयर करेंगे।
फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को इनेक्ट किया गया, जिसमें पहली बार अब भारत में जो इंडियंस हैं उनको एसोसिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये प्रोसेस जो है वो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोसेस है, जो कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पर स्टार्ट हो रहा है। और पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी पहली बार इसी टाइम में आया, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 में आया था। तो ये आपको याद रखना है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी उसको भी फाइनली ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया गया 1857 में, और नई यूनिवर्सिटीज बनाई गई कैलकाटा में, बॉम्बे में, मद्रास में इन 1857। तो ये भी आपको याद रखना है। और स्लेव ट्रेड को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया अंडर द पीनल कोड ऑफ 1860। तो ये भी आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ में ऑर्डिनेंस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो 3 मेंबर्स थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने, जो कि इंडियंस थे, वो थे राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट जो वाइसरॉय हैं वो हैं सर जॉन लॉरेंस, जिनका टाइम पीरियड है 1864 से लेके 1869 तक। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इन्होंने ही टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया विद यूरोप। बस इतना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक सीवियर फेमाइन जो आया था उड़ीसा में, वो भी इनके टाइम पे आया था 1865 से लेके 66 तक। तो ये भी आपको याद रखना है। और हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1865 ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ सर जॉन लॉरेंस। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, लॉर्ड मायो का बहुत बड़ा रिलेवेंस होने वाला है इस बार आपके प्रीलिम्स के लिए। अब वो रिलेवेंस क्यों होगा? अब जिन बच्चों ने वीडियो को आधे में छोड़ दिया तो उनका बहुत नुकसान होने वाला है। क्यों? अब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इस साल सेंसस 2027 बहुत न्यूज में है, डिलिमिटेशन बहुत न्यूज में है। तो इट वॉज ड्यूरिंग द लॉर्ड मायोज वाइसरॉयशिप इन 1869 to 72 द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन 1872। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे कनेक्शंस आपको बनाने हैं, क्योंकि अभी जो चीज करंट में है क्या पता वो हिस्ट्री से रिलेशन बना के पूछी जा सकती है। तो इसलिए आपको उसको याद रखना है। उसके साथ साथ लॉर्ड मायो ने मायो कॉलेज भी स्टैब्लिश किया था अजमेर में, राजस्थान में, फॉर एजुकेशन एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस। तो ये भी आपको याद रखना है। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने का काम भी लॉर्ड मायो ने किया था, ये आपको याद रखना है। और इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज का काम भी इनके अंतर्गत ही हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर है हमारे नेक्स्ट जो वाइसरॉय बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है लॉर्ड लिटन, जिनका टाइम पीरियड है 1876 से लेके 1880 तक। अब ये बहुत ही रिएक्शनरी गवर्नर जनरल इनको माना जाता है, और ये बहुत ही अनपॉपुलर थे जनता के बीच में। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडियंस के अगेंस्ट में कुछ कुछ डिसीजंस लिए, ये आपको याद रखना है। अब ये लॉर्ड लिटन अनपॉपुलर क्यों थे? उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, जब इनके टाइम पर एक ग्रेट फेमाइन आया मद्रास में 1876 से 78 के बीच में, तो इन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिए उसको ओवरकम करने के लिए, और उस फेमाइन की वजह से बहुत लाइफ्स का लॉस हुआ इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है। 1876 में द रॉयल टाइटल एक्ट को इनेक्ट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। तो उसके बाद जो एम्प्रेस ऑफ इंडिया केसर ए हिंद का टाइटल दिया गया क्वीन विक्टोरिया को, और इंडिया में दिल्ली दरबार को बुलाया गया 1877 में, और उसको कोमेमोरेट किया गया। अब आप एक बात सोचिए कि इंडिया में बहुत बड़ा फेमाइन आया हुआ है और दिल्ली दरबार लग रहा है, एक तरफ हो रही है बहुत जश्न की बात और एक तरफ चल रहा है फेमाइन। तो इसीलिए ये इतने पॉपुलर थे, इसीलिए इनको रिएक्शनरी गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है।
फिर 1878 में लॉर्ड लिटन ने एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को इनेक्ट किया टू सप्रेस इंडियन नेटिव प्रेस, ये भी आपको याद रखना है। और आर्म्स एक्ट को भी इनेक्ट किया गया 1878 में, जिसमें लाइसेंस का जो प्रावधान था उसको डिफिकल्ट बना दिया गया इंडियंस के लिए, ये आपको याद रखना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर आती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज इन 1878। अब स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो 1/6 ऑफ द टोटल वैकेंसी होंगी टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम हाई स्टेटस इंडियन फैमिलीज। इसका मतलब ये है कि जो भारत में अगर फॉर एग्जाम्पल 100% अगर वैकेंसी है तो उसमें से 1/6 जो टोटल वैकेंसी का नंबर होगा उसको हाई स्टेटस इंडियन फैमिलीज नॉमिनेट करेंगी सिविल सर्विसेज में, है ना। अब हाई स्टेटस इंडियन फैमिलीज कौन सी होंगी? जो राजा होंगे पुराने, जो फिर मतलब बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जमींदार होंगे, वो सब उसको नॉमिनेट करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम की जो एज है उसको रिड्यूस किया गया 21 साल से लेके 19 ईयर्स तक, इनके टाइम पीरियड में ही। और एक फेमीन कमीशन बनाई गई सर रिचर्ड स्टार्ची के अंतर्गत इनके टाइम पीरियड में। और लॉर्ड लिटन ने ही जो 5% एड वेलोरम ड्यूटीज होती थी इंपोर्टेड कॉटन पे, उसको रिमूव किया। और डक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट इनके टाइम पर ही एनेक्ट किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि डक्कन अपराइजिंग हो रही थी, कॉटन के प्राइसेस कम हो गए पर लैंड रेवेन्यू उतना का उतना ही रहा, तो ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड है वो 1880 से लेकर 1884 तक है। तो इनके टाइम पीरियड में पहली चीज मुझे याद रखनी है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट को इनेक्ट किया गया 1881 में, ये मुझे याद रखना है। फॉर द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड लेबर बिलो द एज ऑफ 7, इसको मुझे याद रखना है। वर्किंग आवर्स को रिड्यूस किया गया जो बच्चे 12 साल से कम थे उनके लिए। और इसके अलावा और कोई भी चीजें इसमें ज्यादा नहीं थी, ये मुझे याद रखना है। जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को इनेक्ट किया गया था उसको रिपील कर दिया गया फाइनली 1882 में। और ही वॉज द वन हु लेड द फाउंडेशन फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1882 and it is also called as the Magna Carta of Local Self Government, तो ये भी आपको याद रखनी है। और पहली बार जब रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुए वो हुए इनके टाइम पीरियड में 1881 में। अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अगर एग्जाम में मुझसे पूछा जाए कि लॉर्ड मेयो ने सेंसस स्टार्ट किया या फिर लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट किया, तो आपको क्या जवाब देना है ना, कि 1871 में हुआ या 1881 में हुआ। तो देखो जवाब जो है दोनों सिचुएशन पे डिफर करेंगे। पहली बार हिस्ट्री में अगर सेंसस पूछा जाएगा तो जो लॉर्ड मेयो हैं उनके टाइम पीरियड में हुआ, पर लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड से रेगुलर सेंसस स्टार्ट हो गया है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ये एक मेजर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। फिर उसके बाद मुझे याद रखना है कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन 1882, उसके बाद एजुकेशन कमीशन याद रखनी है जो कि सर विलियम हंटर के अंदर बनाई गई थी 1882 में, ये हम पढ़ चुके हैं। एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी 1883 और 1884 में, जो आपको याद रखनी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था कि जो जुडिशरी में डिस्क्वालिफिकेशन होता था रेस के बेसिस पे, उसको एबॉलिश करने का काम इसमें किया गया था। तो इसका जो अपोजिशन हुआ भारत में वो बहुत ज्यादा हुआ। जो यूरोपियन एक डिफेंस एसोसिएशन थी उसने इसको बहुत ज्यादा अपोज किया, तो इसकी वजह से गवर्नर आपके जो जनरल थे लॉर्ड रिपन, उनका बहुत क्रिटिसिज्म इंडिया में होता है। एंड ही वॉज द वन हु फ्रेम्ड द फेमाइन कोड इन 1883, तो ये भी आपको याद रखना है ना। तो ये सब जो आपके गवर्नर जनरल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लॉर्ड कैनिंग हो गए, है ना, लॉर्ड कैनिंग के साथ साथ आपके लॉर्ड मेयो हो गए, है ना, लॉर्ड मेयो के साथ साथ आपके लिटन हो गए, आपके रिपन हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं। हम इंपॉर्टेंट ही कवर करने वाले हैं, है ना। अब आते हैं आपके लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड डफरिन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, इन्होंने थर्ड बर्मीज वॉर को फॉट किया और बर्मा को फाइनली अनेक्स कर लिया।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन भी 1885 में इनके टेन्योर में ही हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। जो पबना रिवोल्ट हुआ उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885 वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक मिनोरिटी बताया और उसके साथ साथ इन्होंने एक डफरिन रिपोर्ट भी पब्लिश की। वो रिपोर्ट क्या थी? इट वाज फॉर द कंडीशन ऑफ द लोअर क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन इन बंगाल। तो ये आपको इतना याद रखना है। फिर जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय हैं आपके, वो हैं लॉर्ड लैंसडोन। लॉर्ड लैंसडोन। अब इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ? डिवीजन हुआ पहले तो सिविल सर्विसेज का, इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट में। उसके साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1892 इनके टाइम पर स्टैब्लिश किया गया। उसके साथ साथ सेकेंड फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 भी इनके टाइम पर ही इनेक्ट हुआ था। इसमें विमेन के लिए और चिल्ड्रंस दोनों के लिए वर्किंग आवर्स प्लस हॉलीडे प्लस एज, तीन चीजों की इसमें बात की गई। सबसे बड़ी बात इसमें बोला गया कि जो वर्किंग आवर्स होंगे उनको लिमिटेड रखा जाएगा, उनको लिमिटेड रखा जाएगा। उसके साथ साथ में जो चिल्ड्रंस की एज होगी उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, जो डेंजरस वर्किंग है उसके लिए। और उसके साथ साथ उनकी वर्किंग कंडीशंस को भी इंप्रूव किया जाएगा, जैसे कि उनको हॉलीडेज वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब चीजें। फिर उसके बाद आपको याद रखना है लॉर्ड लिटन तो हम पढ़ चुके हैं, लॉर्ड रिपन भी पढ़ चुके हैं। ये मुझे लगता है कि फिर से एक बार जो है वो हो गया है। 1 सेकेंड, हाँ, यहां से देखना है हमको कि जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि आपके लॉर्ड लैंसडो के अंदर आया था। जो आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो भी गर्ल्स 12 साल से कम होंगी उनकी मैरिज को फॉरवर्ड किया जाएगा। अब ये क्यों आया? क्योंकि रुकुमबाई केस हुआ था 1880s में, जो कि यूपीएससी पूछ चुका है। तो अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? एज ऑफ कंसेंट एक्ट पूछा जा सकता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुरांत जो कमीशन थी 1893 की, वो क्यों बनाई गई थी? क्योंकि इंडो अफगान बाउंड्री को सॉल्व करने के लिए दुरांत लाइन बनाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है। फिर आपके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल या वाइसरॉय हैं वो हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हिज टेन्योर वाज फ्रॉम 1899 टू 1905 and he was credited to have created new provinces such as Northwest Frontier Province in 1899, that is important। उसके साथ साथ उन्होंने कैलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1899 को इनेक्ट किया, जिससे उन्होंने जो भी इलेक्टेड मेंबर्स थे उनके नंबर्स को रिड्यूस किया। और ही वॉज द वन हु पुट इंडिया ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड इन 1899। और इरिगेशन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, जो हम पढ़ चुके हैं, है ना। आपको बताना है उनका नाम क्या है इरिगेशन कमिश्नर का, जो 1902 में स्टैब्लिश हुए। पुलिस कमिश्नर का नाम क्या है ये भी आपको मुझे बताना है। यूनिवर्सिटी कमीशन का नाम क्या है वो भी आपको बताना है। यूनिवर्सिटी एक्ट, जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 है, उसको इनके टाइम पर ही इनेक्ट किया गया था, जिसने इंक्रीज कर दिया ऑफिशियल कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज। और जो ऑटोनॉमी थी, जो वॉलंटरीनेस थी, उसको खत्म कर दिया गया। पूषा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट भी इनके टाइम पर ही स्टैब्लिश किया गया था 1903 में, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ नया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी इनके टाइम पर ही बनाया गया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट, जो आप देखते हैं आज इतना, जो हमारे यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो काम करता है, उसका फाउंडेशन स्टोन जो है आपके कर्जन ने ही रखा है। ये कितने भी बेकार हो सकते हैं, कितना भी इंडिया के अगेंस्ट में हो सकते हैं, पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। और पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज वन इवेंट विच इज वेरी मच एसोसिएटेड विद लॉर्ड कर्जन, and that is one of the most significant and the most turning event in the history of modern India। तो you should also remember that कि वो कब हुआ था, किसके टाइम पीरियड में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अब फेमिन की कमीशन भी हम लोगों ने पढ़ रखी है, सारी कमीशन हमने एक साथ कर ली थी, जिससे कोई भी इश्यू हमको ना आए, क्योंकि एक साथ जब हम कमीशन कर लेते हैं सारी, तो फिर हमको याद करने में आसानी रहती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1905, जो 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास हुआ था, वो पहली बार इनके टाइम पर ही पास हुआ था, जिसने स्कोप ऑफ सेडिशन को बढ़ा दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपके गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने पॉलिसी ऑफ पेट्रोनेज एंड इंट्रूसिव सर्विलांस को बढ़ावा दिया था ऑन इंडियन प्रिंसेस। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, मिंटो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट हुई, स्प्लिट हुआ कांग्रेस में, सूरत सेशन में, और इसके साथ साथ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को इनेक्ट किया गया, जो कि पहली बार भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस करने जा रही थी फॉर दी मुस्लिम्स। तो ये आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग इनके टेन्योर में ही फॉर्म हुई 1906 में, और न्यूज़पेपर्स एक्ट of 1908 was enacted during his tenure, and it introduced strict censorship on all kind of publications। ये आपको याद रखना है। और इनके टाइम पर पहली बार जो आपकी गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसमें पहली बार एक इंडियन मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया एज लॉ मेंबर। अब वो मेंबर कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या वो एसपी सिन्हा थे? लॉर्ड एसपी सिन्हा थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो बताइए। उसके साथ साथ अभी यहां पर लिखा भी हुआ है कि हाँ, पहले जो मेंबर थे टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज लॉर्ड एसपी सिन्हा। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, वो फोर्स में इनके टाइम पर ही आया था, 16 अक्टूबर 1905। खुदीराम बोस को हैंग किया गया इनके टेन्योर में, और ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेके 1916 तक का इनका टेन्योर है। पहली बार जब दिल्ली दरबार हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम। जब दूसरी बार दिल्ली दरबार हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। जब तीसरी बार दिल्ली दरबार हुआ और लास्ट टाइम जब दिल्ली दरबार हुआ, वो हुआ है आपका लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर 1911 में पहली बार दिल्ली में हुआ, जिसमें पहली बार आपके जॉर्ज वी, जो कि राजा थे, जो कि किंग थे, वो भारत आते हैं। ये आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं वो हैं आपकी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ये आपको याद रखना है ना। और जो एक सेपरेट स्टेट बनाए गए बिहार एंड उड़ीसा, वो भी इनके टेन्योर में बनाए गए थे। और इनके ऊपर ही एक अटैक हुआ था चांदनी चौक में इन 1912 में। तो ये आपको याद रखना है। गदर मूवमेंट भी इनके टाइम में स्टार्ट हुई। और एजुकेशन जो रेजोल्यूशन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू इरेडिकेट इलिटरेसी ही वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर ओनली। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाइसरॉय हैं वो हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज इनके टाइम पर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 के। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि जो होम रूल लीग मूवमेंट हुई थी तिलक और एनी बेसेंट द्वारा, वो इनके टेन्योर में स्टार्ट हुई। लखनऊ सेशन जिसमें रीयूनियन हुआ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, वो भी इनके टाइम पे हुआ। जो लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दोनों का जो है मर्जर हुआ, काइंड ऑफ उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने, वो भी इनके टाइम में हुआ। अगस्त डिक्लेरेशन 1917 की, जो कि मॉन्टेग्यू ने की, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जिसमें बोला गया कि अल्टीमेटली भारत को सेल्फ रिलायंस दी जाएगी या फिर उनको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, इंडिपेंडेंस दी जाएगी, सेल्फ रूल दिया जाएगा, वो भी इनके टाइम पीरियड में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 भी इनके टाइम पर ही इनेक्ट हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके साथ साथ जो खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुई, वो भी इनके टाइम पीरियड में हुई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेके 22 वाली भी इनके टेन्योर में हुई। जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी या फिर जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ अप्रैल 13 को 1919 में, वो भी इनके टेन्योर में ही होता है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हंटर कमीशन हमें याद रखनी है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विमेन्स यूनिवर्सिटी एट पूना वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग
हिज टेन्योर अंडर डीके कार्वे, ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एट बनारस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1916 अंडर मदन मोहन मालवीय, तो ये आपको याद रखना है। फिर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो भी 1921 में फाउंड की गई इसी टाइम पे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस मैंने आपके लिए लिखी हुई हैं जो आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली फीचर कर सकती हैं, जैसे कि सत्याग्रह सभा कब बनाई गई, जो फरवरी 1919 में बनाई गई थी। रॉलेट एक्ट कब इनेक्ट हुआ, मार्च 1919 में। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ, अप्रैल 1919 में। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कब बनी, सितंबर 1919 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कब हुआ, 1 अगस्त को। इंडियन नेशनल मूवमेंट ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट करी, 4 सितंबर 1920 को। तो ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1921। अब उसका मतलब क्या है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का मतलब है रूलर्स ऑफ स्टेट कुड वॉइस देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टिल 1947, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाइसराय हैं लॉर्ड रीडिंग, जिनका टाइम पीरियड है 1921 से लेके 1926 तक। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनके टाइम में हुए हैं, सबसे बड़ा इवेंट है चौरी चौरा का इंसिडेंट, जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। 5 फरवरी 1922 जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसका फाउंडेशन भी इनके टाइम पीरियड में होता है 1925 में, जो कि के.बी. हेडगेवर द्वारा हुआ था नागपुर में। ये भी आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो भी 1925 में ही फाउंड की गई थी। प्रेस एक्ट ऑफ 1910, रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 वर रिपील्ड ड्यूरिंग लॉर्ड रीडिंग्स टाइम पीरियड। रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट इन 1925 एंड इट वाज अगेन अलाइंड और अगेन इंक्लूडेड इन द जनरल बजट इन 2016। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद स्कीन कमेटी हम देख ही चुके हैं, ली कमीशन हम देख चुके हैं, हिल्टन कमेटी भी हम देख चुके हैं, ये चीजें हम देख चुके हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाइस रॉय हैं वो हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड 1926 से लेकर 1931 तक है। पहली बार जो इंडियन कमीशन, जो इंडियन स्टेट्स कमीशन बनी, वो इनके टेन्योर में बनी, जो आपको याद रखनी है, जो कि 1927 में बनी है। दीपावली डिक्लेरेशन ऑफ 1929, इसका मतलब क्या है कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं इन ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या हुआ, दे देंगे, कभी भी दे देंगे, पर डेट नहीं बताएंगे। अगर डेट बता दी तो फंस जाएंगे, तो डेट नहीं बताएंगे। साइमन कमीशन जो आती है भारत में 1928 में, जिसको 1927 में अनाउंस किया गया था, वो भी इनके टेन्योर में ही आती है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज फाउंडेड बाय JLN एंड SC बोस ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड with Dandi March by गांधी जी in 1930 during his tenure। और गांधी इरविन जो पैक्ट होता है, जो हमने डिस्कस किया था, जब हमने कमिटीज डिस्कस की थी, जब हमने कांग्रेस के सेशंस डिस्कस किए थे, वो भी इनके टेन्योर में ही हुआ। इंडियन नेवी एक्ट भी इनके टेन्योर में पास किया गया। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वाज आल्सो पास ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, वो भी इनके टेन्योर में ही हुई। और जो लाहौर का जो कांग्रेस का सेशन हुआ, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और जो हमारा तिरंगा है उसको फहराया गया पहली बार 31 दिसंबर 1929 में, वो भी इनके टाइम पर ही हुआ था। और जो शारदा एक्ट बना 1929 में, जिसमें गर्ल्स की एज को 14 और बॉयज की एज को 18 किया गया फॉर द मैरिज, वो भी इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था। ये आपको याद रखना है। उसके साथ आपको याद रखना है नेहरू रिपोर्ट को और दिल्ली प्रपोजल को। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल या वाइस रॉय हैं वो हैं लॉर्ड विलिंगटन ऑफ 1931 टू 1936। इनके टाइम पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, वो हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 का एक्ट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ये भी याद रखना है। उसके साथ साथ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 की जब बनी, और उसको किसने बनाया? स्वामी श्रद्धानंद ने लखनऊ में बनाया। टू सेव पीजेंट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड जागीरदारी सिस्टम, टू सेव पीजेंट फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रेवेन्यू रेट्स एंड इंप्रूव द लैंड ओनरशिप फॉर द पीजेंट्स। दीज वर फ्यू ऑफ द एजेंडाज ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा, ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ जो कम्युनल अवार्ड हुआ अगस्त का 1932 का, वो भी आपको याद रखना है। अब कम्युनल अवार्ड है क्या, है ना? कम्युनल अवार्ड है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड दी विमेन 3% एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि पूना पैक्ट जो कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया, तो वो भी इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैक्ट है ली मूडी पैक्ट ऑफ अक्टूबर 1833, जो कि जो बॉम्बे के टेक्सटाइल ग्रुप्स थे, उन्होंने एग्री किया था कि वो ब्रिटिश गुड को प्रेफरेंस देंगे व्हेन कंपेयर्ड विद द जैपनीज गुड्स, तो ये आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल या वाइस रॉय हैं वो है लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई है और इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि इसके टाइम पर जो हुआ था, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडियन जो कांग्रेस थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो प्रोविंसेस में जिनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहमति नहीं ली गई, तो इसलिए वो उन्होंने उसके प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया ऑन December 22, 1939। ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ जो क्रिप्स मिशन लॉन्च किया गया मार्च 1942 में, वो भी आपको याद रखना है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो आया, अगस्त रेवोल्यूशन जो आया 1942 का, वो भी इसी टाइम पीरियड में आया। लाहौर का जो सेशन हुआ जिसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पास किया गया, वो भी इसी टाइम पीरियड में आया। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनाया SC बोस ने, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड वेवेल हैं, जो वाइसरॉय हैं इंडिया के, फ्रॉम 1943 से लेके 47 तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही वेवेल प्लान को फ्लोट किया, जिसको सिमला कॉन्फ्रेंस में फाइनलाइज किया गया था। ये आपको याद रखना है। इस टाइम पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, आप मुझे बताइए? मौलाना आजाद थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और इसी टाइम पर कैबिनेट मिशन भी आता है मार्च 1946 में। डायरेक्ट एक्शन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 अक्टूबर 1946। जो RIN की म्यूटिनी हुई वो भी फरवरी 1946 में हुई। जनरल इलेक्शंस कब हुए? 1945 से लेकर 1946 में। इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी? इंटरिम गवर्नमेंट बनी ऑन द बेसिस ऑफ द कैबिनेट मिशन ऑन 2 सितंबर 1946। तो ये आपको याद रखना है। जब भारत के लास्ट गवर्नर जनरल और वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। क्यों? क्योंकि इसी के बाद भारत को आजादी मिल गई और भारत आजाद हो गया 1947 में। ये आपको याद रखना है। ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के जो गवर्नर जनरल्स हैं, जो वाइसरॉयज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके लिए सारे इवेंट्स हमने यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे मैंने आपको आज पढ़ाए हैं। आप उसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए और अच्छे से अपने पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर इस तरीके से आपने लिंकेज बना के अगर इसको पढ़ लिया तो आपको मॉडर्न में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो प्लीज गो टू अनफिल्टर्ड UPSC 1 ऑन टेलीग्राम एंड डाउनलोड द PDF ऑफ